इसके बारे में सब कुछ पता है, तकरीबन सारी चीज़ें पता है, लेकिन इसके होने का मेन कारण क्या है वो चीज़ आपको नहीं पता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा अस्थमा रोग के बारे में। ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा लोग इसके चपेट में इसकी ग्रस्त में 100% आएंगे। यहाँ पे बात आती है इसके कारण को समझना। अगर कारण को आपने समझ लिया तो आपको इसको दूर करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये मैं बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों इसके पीछे का जो मेन कारण है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, एक तो जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। एक दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो है हमारा खान पान, क्योंकि जो नेचर के ओपोजिट जाके हम जो जो चीज़ें करते हैं, जो जो एक्टिविटी करते हैं, जो जो खान पान करते हैं, उसका बैड इफेक्ट सीधा का सीधा हमारी हेल्थ पे पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट उसका पड़ता है हमारी ब्रीदिंग पे, हमारी सांस पे। हमारी सांस के जितनी भी रोग होती हैं सारी की सारी उसकी वजह से ही होती है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को इन सारी की सारी चीज़ों से बचा के रखना है और साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस लेके, कुछ रेमेडीज लेके, कुछ उपचार लेके इन चीज़ों को दूर भी करना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं कि अस्थमा रोग बेसिकली है क्या। देखिए सांस का रोग है। अब क्या होता है कि जब हमें काफ़ी लंबे टाइम से कफ कोल्ड की शिकायत रहती है, काफ़ी लंबे टाइम से, यहाँ पे बारीकी से समझना इस चीज़ को जो मैं यहाँ पे बताऊँगा अभी। जब 1-2 महीने से लगातार हमें नज़ला जुकाम बना हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, हमारी नाक के अंदर में बलगम जम जाता है, यानी कि हमारी जो श्वास नली है उसके अंदर बलगम जम जाता है। और धीरे धीरे क्या होगा, वो बलगम सूखना चालू हो जाता है। और जैसे वो बलगम सूखेगा, जब सूखेगा तो क्या होगा, एक लेयर उसके अंदर जम जाती है, एक लेयर उसके अंदर बन जाती है हमारी श्वास नली के अंदर। और जब लेयर पे लेयर जब 2-3-4 लेयर उसके अंदर जम जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो श्वास नली का जो छेद होता है, श्वास नली जो होती है उसका जो गैप होता है ना, गैप, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे हो जाता है, ये जैसे इतने से इतना होने लगेगा, बहुत कम हो जाता है। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, हमारा दम फूलना चालू हो जाता है। बस दोस्तों इसी का नाम अस्थमा है, इसी का नाम दमा होता है। दमा की नेक्स्ट स्टेज अस्थमा होती है। तो हमें इस चीज़ को सबसे पहले तो कुछ घरेलू रेमेडीज लेके, कुछ घरेलू उपचार लेके हम दूर कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप अपनी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसी ही घरेलू रेमेडीज के बीच में से एक रेमेडी लेके यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोस्तों ये इतनी कारगर है, अगर आपने 1 महीना, देखिए आप टाइम मत देखिए कि मैं 1 महीना बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने 1 महीना नियम से ये रेमेडी बना के अगर आपने इस्तेमाल कर ली तो आपका अस्थमा ना जड़ सहित, मूल सहित परमानेंट खत्म होगा। ये काफ़ी आजमाया हुआ प्रयोग है और इसको लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे इसकी है कि इसमें आपको पैसे खर्च बिल्कुल नहीं करने हैं। यहाँ पे मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि मात्र 50-60 रुपए के अंदर अंदर, 50-60 रुपए के अंदर अंदर आपका अस्थमा जड़ से खत्म हो जाएगा। इतना आप यकीन मान के चलिए। तो दोस्तों आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी क्या है और कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जानिए रेमेडी के बारे में। दोस्तों आपने अच्छी क्वालिटी की लहसुन लेके आनी है और अच्छी क्वालिटी की आपने काली मिर्च लेके आनी है। बस 2 चीज़ें आपने लानी है और कुछ आपने लाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे जो चाहिएगी वो चाहिएगा दूध। अच्छा भैंस का दूध ले ले, गाय का ले ले, कोई भी चलेगा, वो आपके घर में होगा ही होगा। उसको आपको ये इधर उधर से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक घर में दूध अवेलेबल होता है किचन के अंदर। तो तीनों चीज़ें आप रखें। अब जो रेमेडी आपने बनानी है वो आपने लेनी है सुबह खाली पेट। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए कोई भी रेमेडी अगर आप लेंगे या तो सुबह खाली पेट लेंगे या फिर रात को सोते टाइम पे लेंगे, डिनर करने के बाद में, काफ़ी जब आप लेटने के लिए जाएंगे, सोने के लिए जाएंगे, या फिर तब आप ले सकते हैं। तो 2 टाइम बताए गए हैं आयुर्वेद में। वैसे तो दोपहर बाद भी कुछ दवाओं का बताया गया है कि दोपहर बाद में भी कुछ दवाएं ले सकते हैं, बट मेनली सुबह खाली पेट, तकरीबन सुबह खाली पेट दवाई ली जाती है अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई भी लेते हैं तो। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 लहसुन की कलियां लेनी है, 3 से 4 लहसुन की कलियां, और 3 से 4 आपने काली मिर्च लेनी है। इनको क्या करना है, आपने अच्छे से पहले उसका छिलका उतार लें, लहसुन का छिलका उतारें,
उसके बाद काली मिर्च और 4 लहसुन की कलियों को पत्थर वाले कुंडे के अंदर डाल के अच्छे से कूट लें। कूटने के बाद आप उसके बाद उसमें 1 गिलास दूध के अंदर उसको डालें और उसको गैस पे चढ़ा दें बॉयल करने के लिए। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए, बॉयल इतनी देर करना है कि जब तक मान लो 1 गिलास आपने चढ़ाया है गैस पे पतीले के अंदर डाल के, जब वो हाफ क्वांटिटी में बचे, यानी कि बॉयल होते होते जब वो आधा रह जाए, उसके बाद आप उसको उतारें। दोस्तों इसका आपने गर्मा गर्म फॉर्म में एकदम जैसे एकदम गर्मा गर्म, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर सकते हैं आप, जैसे घूंट घूंट करके पीने लायक हो तो घूंट घूंट करके पिए। सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, अब इसका बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं। इसका बेनिफिट सीधा का सीधा ये होगा कि जो आपकी श्वास नली के अंदर बलगम जमने से जो रुकावट हो गई है, उसकी जो रुकावट है, उस बलगम को धीरे 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 ये जो प्रयोग है, ये जो रेमेडी है, इसका जो इफेक्ट जब वहां पे होगा तो धीरे धीरे उसको मेल्ट करके, यानी कि पिघला के, और आपके शरीर से बाहर निकालेगा, आपकी नाक से बाहर निकालेगा। और जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करते चले जाएंगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 1 महीना, मैक्सिमम ये कोर्स है 45 दिन का। 45 दिन में आपका अस्थमा बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। जिनको ज़्यादा पुराना नहीं है तो ऐसे लोग 30 दिन में भी अपना अस्थमा सही कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कुछ सावधानियां आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानियां आपने रखनी है। एक तो फ्रिज वाली ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। एक धुएं से बच के रहें, मिट्टी से बच के रहें, धूल से बच के रहें। इसके अलावा दोस्तों अगर बाहर में आप जाते हैं तो बाहर में जाने से पहले अपनी नोज को और अपने मुंह को आप मास्क से जरूर कवर करें। इससे क्या होगा कि बाहर की धूल, मिट्टी, जो जितना भी बैक्टीरिया होता है वो आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा और आपको और ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी रेमेडी है। इसके साथ साथ में आप खट्टी चीज़ें खाने से बचें। खट्टी चीज़ों में जैसे सॉस हो गई, चटनी वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा पंजेंट चीज़ें। और इसके अलावा आप दही खाने से बचें, लस्सी से बचें, ठीक है। इन ऐसी ऐसी चीज़ों से बचें जो आपके इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा प्रभावी बनाती है, बहुत और ज़्यादा एक्टिव करती है। तो हमें ऐसी चीज़ों से खुद को बचाना है और ये रेमेडी लेनी है, इसका इस्तेमाल करना है और अपनी इस प्रॉब्लम को परमानेंटली रूप से ख़त्म कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए रामबाण ये नुस्खा बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप इसको शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल पर जरूर जुड़ें, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।